क्या हाल है साथियों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं इंडस्ट्री रिलेशन और लेबर लॉ का पार्ट नंबर है ये 34। ठीक है, डिटेल्ड वीडियो सीरीज है। इसका सबसे ज़्यादा वेटेज होने वाला है यूपीएफओ 2020 के एग्जामिनेशन में। कम से कम 22 से 23 क्वेश्चन इससे आएंगे। ये वीडियो सीरीज पूरी देख लेना, ए टू जेड सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम में भी अच्छे से अच्छे मार्क्स आने की पूरी पूरी संभावना है। देखिए, ईपीएफओ का 2020 का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, उसको आप लोग तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोग को मिलेगा पूरी टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट भी होते हैं। इसके अलावा जो है आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। कुछ भी और इसके अलावा नहीं देखना है, बिल्कुल कंसाइज और रिलेवेंट है। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल मतलब जो पढ़ने वाली चीज़ है, ये नहीं कि 1 2 मतलब फर्स्ट पेज से लेकर एंड पेज तक पूरी दे दी कोई बुक उठा के। इसके बाद क्या है, अगला आपका है डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप, जिसमें कि आप लोग कभी भी आप क्वेश्चन कोई भी पूछे सारे सारे जो है आपको जवाब दिए जाएंगे और साथ ही साथ पर्सनल गाइडेंस भी पूरा कराया जाएगा। ठीक, तो ये वाला जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ईपीएफओ का 8564880530 960 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। यूपीएससी का भी हमारा 2021 का पूरा पेड ग्रुप चल रहा है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी कंप्लीट पेड ग्रुप है, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप, सबको इसमें भी आपको मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। देखिए, ये पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरह की ग्रीवांस है किसी को, तो वो कैसे कैसे चेक करेगा, किस किस के पास जाएगा, पूरा देखिए ये दे रखा है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि संगठन में संघर्ष के लिए जिम्मेदार कारक क्या क्या है, क्यों संगठन में जो है आपके संघर्ष होते ही क्यों है, उत्पन्न क्यों होते हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। देखिए, मूल्यों और सुरक्षित स्थिति, शक्ति और संसाधनों के दावों पर एक संघर्ष जिसमें प्रतिद्वंदी का उद्देश्य प्रतिद्वंदियों को बेअसर करना, घायल करना या समाप्त करना होता है। कुल मिला के साफ सीधी बात यह है कि अगर प्रतिद्वंदी हैं ए और बी, तो दोनों के बीच में यह है कि कोई इनके मूल्य अलग अलग हैं, इनके वैल्यूज़ अलग अलग हैं, ये इनकी बात नहीं मान रहे, ये इनको इनसे ऊपर मानते हैं, या जो भी चीज़ है, तो संघर्ष हो ही जाता है। किसी बात पे भी संघर्ष हो सकता है कि कोई ये मतलब इनको लगता है ये सही है, इनको लगता है गलत है। ठीक है, अपने अपने इंटरेस्ट भी अलग अलग होते हैं, वो भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक, तो देखिए इसी को यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में भी दे रखा है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, और मैं समझाता तो बिल्कुल आसान भाषा में हूँ। देखिए, आप लिखा हुआ स्ट्रगल ओवर वैल्यूज एंड क्लेम्स टू स्कार्स स्टेटस, पावर एंड रिसोर्सेज इन विच द एम्स ऑफ द अपोनेंट आर टू न्यूट्रलाइज। किसी भी मतलब अपोनेंट का दूसरे अपोनेंट के लिए क्या है कि उसको न्यूट्रलाइज कर दो, उसको चोट पहुँचा दो, उसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है ना, अपने राइवल को। तो स्ट्रगल मतलब वैल्यूज़ पर, क्लेम्स मतलब स्कार्स स्टेटस है, पावर रिसोर्सेज है, मतलब रिसोर्सेज भी कम है। जैसे पानी की रिसोर्स मान लीजिए किसी गली मोहल्ले में कम है, तो लोग आके भिड़ने लगते हैं ना कि अरे मैं बाल्टी भरूंगा, मैं बाल्टी भरूंगी, तो वो वाली चीज़ है। तो अब जो सामने वाला वो उनका राइवल है, उसको ख़त्म कर देना है, ये वाली चीज़ है। पावर भी इसी तरीके से, हर कोई जो है कुर्सी के पीछे लड़ रहा है। स्टेटस वाली बात भी है कि अरे मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो इन सब के लिए जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, संगठन में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, रिफर टू एन इंटरेक्टिव प्रोसेस मैनिफेस्टेड इन इनकम्पैटिबिलिटी, डिसएग्रीमेंट, डिसोनेंस, मतलब वही है, और बिटवीन सोशल एंटिटीज़ इंक्लूडिंग इंटरपर्सनल, इंटरग्रुप, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब अलग अलग लेवल पे हो सकता है, एक दूसरे से भी हो सकता है, इंटरपर्सनल कई सारे समूह के बीच में भी हो सकता है, कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन, उनके बीच में भी हो सकता है। और वही सब चीज़ें हैं, डिसएग्रीमेंट है, समझौता, एक दूसरे को नहीं मान रहे हैं, एक उस पर नहीं आ रहे हैं, डिसोनेंस है, इनकम्पैटिबिलिटी है, किसी को लग रहा है कि सही है, किसी को लग रहा है ये मेरे लिए सही नहीं है। ठीक, ये वाली बात है। अब देखिए, फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, वो कौन कौन से कारक हैं। इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड फैक्टर, संगठन से रिलेटेड फैक्टर क्या क्या है, इंडिविजुअल से रिलेटेड मतलब एक व्यक्तिगत, तो उस पर क्या है, गवर्नमेंट के रिलेटेड फैक्टर क्या है, और मिसलेनियस फैक्टर्स क्या है, समझिएगा। वेतन और कितने घंटे काम आप कर रहे हो, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है एम्प्लॉयमेंट की, राइट्स, क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या दायित्व दिए गए हैं, ऑब्लिगेशन क्या है एम्प्लॉयर्स के या फिर वर्कर के। तो इन पे जो है अगर कॉन्फ्लिक्ट है, किसी तरीके से मिसमैच हो रहा है, तो भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। संगठन में क्या कारक है कि इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन जो दिया जा रहा है, अलाउंस दिए जा रहे हैं, प्लांट पर लेआउट प्रमोशन हो रहा है, लीव रूल्स आपका जो है कि कब छुट्टी दी जाएगी, कब नहीं दिया जाएगा। ठीक, यूनियन इशूज़ एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस, तो इन सब से रिलेटेड भी जो है कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इंडिविजुअल रिलेटेड भी होगी, किसी की आदतें ठीक नहीं है, किसी का बिहेवियर ठीक नहीं है। ठीक, लैक ऑफ स्कोप फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, कोई अपनी बात बोल ही नहीं पाता है और कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता है।
ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या है, सामने वाला उसका फ़ायदा उठाता है, वो उसको ना बोलने देता है ना उसको पार्टिसिपेट करने देता है, उनकी तरफ से जो है खुद ही अपने हिसाब से करता रहता है काम। फिर एक ऐसा सिचुएशन पॉइंट आ जाएगा कि जब उसको लगेगा कि भैया ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ, तो वो फिर अपना उठाएगा आवाज़, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक। अब जैसे होता है ना कि श्रम कई सारे वर्कर हैं वो बोलते, जब अति हो जाती है तब वो नियोक्ताओं यानी कि एम्प्लॉयर के खिलाफ बोलते हैं, तब कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब तक बोलेगा नहीं तब तक कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, ये भी बात समझ लेना। और सामने वाला जब तक एक मतलब लेवल तक, या तो उसकी पेन या फिर उसका स्टेटस या जो है लेवल तक नहीं आएगा, तब तक भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ये भी समझ लेना। सामने वाला अगर बहुत ही उसको अपने राइट्स का पता नहीं, वो उतना जागरूक नहीं है, तब भी वो जब कुछ बोलेगा ही नहीं तो उससे कॉन्फ्लिक्ट किस बात का है। ठीक। गवर्नमेंट से रिलेटेड भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक जो नीतियां हैं उनमें कुछ चेंज कर दिया उन्होंने। ठीक। जो विनियमित कर रहे हैं, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है लेबर लेजिस्लेचर का, मतलब किसी एरिया में मान लीजिए वो कह रहे हैं सही कर रहा है काम, किसी के एरिया में कुछ है। अब देखो अभी क्या नीति आई कि जो है 300 जो कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं, 300 या उससे ज़्यादा का, वहीं पर ही नियोक्ता को ये बताना है कि उन्होंने किसी को निकाला या फिर किसी को भर्ती किया तो क्यों किया, और निकाला तो गया तो, मतलब उनकी जवाबदेही 300 के ऊपर कर दी, पहले कितने पे थी, 100 पे थी। ठीक। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज अब हो गई, अब इस पर लेबर जो है नाराज हो जाते हैं कि भैया ऐसे तो तुम कर दो, कोई भी कभी भी हमको रखेगा कभी भी निकाल देगा। साथ ही साथ स्टैंडिंग ऑर्डर का भी जो है अब प्रावधान यही कर दिया कि 300 के ऊपर है, 300 या 300 के ऊपर कर्मचारी काम कर रहे हैं तभी आपको स्टैंडिंग ऑर्डर भी निकालना है। ठीक। इसके बाद क्या है, मिसलेनियस फैक्टर्स क्या है कि मतलब ग्रोइंग इंटरवेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। कई सारे आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे यूनियन आते हैं, ट्रेड यूनियन, तो वो कहते हैं कि अच्छा ये यूनियन तो ये, लेकिन इसको कौन जो है फला फला पार्टी जो है सपोर्ट करती है, ये बैक्ड बाई दिस एंड दैट पार्टी, अपोजिशन की पार्टी है, सरकार अभी जो सरकार में है पार्टी वो है। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन हो रहा है, हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो है इंटर यूनियन रेवलरी भी बढ़ रही है। एक यूनियन जो है दूसरे यूनियन से लड़ रही है। अब जब ये दोनों लड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जब आपस में ये लोग लड़ते रहेंगे तो ये एम्प्लॉयर से, नियोक्ताओं से कैसे अपनी बात रख सकेंगे, ये वाली बात है। ठीक। अब देखिए संघर्षों के दृष्टिकोण यानी कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या है वो अलग अलग हैं। ट्रेडिशनल व्यू भी है इसमें, मॉडर्न पर्सपेक्टिव भी है, ये सब समझेंगे यहाँ पे। देखिए ट्रेडिशनल व्यू यहाँ पे सिंपल सा ये दे रखा है कि ये आपका 1930 से लेकर 1940 के बीच में है, और इसमें ये कहते हैं कि जो एनी कॉन्फ्लिक्ट जो भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो गलत होता है, वो बेकार, नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है और हार्मफुल होता है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वो गलत है, ये बात है कहने की। ये है आपका ट्रेडिशनल यानी कि पहले वाली सोच जो है। ठीक है। यहाँ पे जो है पारंपरिक दृष्टिकोण जो है वो ये कहता है कि कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई भी संघर्ष हो रहा तो ये गलत है। ठीक। और ये कॉन्फ्लिक्ट को जो है ये डिस्ट्रक्टिव मानते हैं, और ये सजेस्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। ठीक। और इसमें यह है कि इन एडिशन ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव जो होता है, पारंपरिक दृष्टिकोण जो है वो ये देखता है कि जो ये पुअर कम्युनिकेशन है, डिसएग्रीमेंट है, लैक ऑफ ओपननेस है, ट्रस्ट बिटवीन इंडिविजुअल मैनेजर, फेलियर टू रिस्पॉन्सिव नीड्स द मेन कॉजेज एंड द कॉजेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठनात्मक संघर्ष होने के ये सारे कारण हैं। ठीक है। कि आपका जो है इसमें असहमति हो रहा है, दृष्टिकोण, खराब संचार हो, मतलब बात ही नहीं होती है आपका नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच में, व्यक्तियों के बीच खुलेपन की जो है कमी है। खुलेपन मतलब बात करने के खुलेपन में, और कोई खुलापन नहीं है। विश्वास की कमी है, प्रबंधकों की विफलता है, और ये सारी चीज़ें। ठीक। अब देखो इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि दूसरा क्या है आपका मॉडर्न पर्सपेक्टिव। ठीक। मॉडर्न पर्सपेक्टिव में क्या होता है आपकी जो है आपका आधुनिक दृष्टिकोण क्या हो रहा है कि 1940 के लेट 1940 से मिड 1970 के बीच में क्या हुआ है कि ह्यूमन रिलेशंस जो थे, पहले क्या था कि भैया कॉन्फ्लिक्ट हो रहा तो गलत है। ठीक। अब क्या है कि जो आपका मानवीय जो संबंध हैं, रिलेशंस हैं, वो डोमिनेट कर गए आपके इसमें ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट में। ठीक। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट पहले बोला जा रहा है कि गलत है, अब क्या बोला जा रहा है कि ये ह्यूमन रिलेशन ज़्यादा मैटर करता है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट में। और देखो इसमें बड़ी मजे की चीज़ और भी है कि इस पीरियड में एरिया ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वर एक्सपेंडिंग। ठीक। प्रबंधन और जो संगठनात्मक जो बिहेवियर है, रवैया है, वो बढ़ रहा था। ह्यूमन रिलेशन जो है वो मेनली हमें ये बताता था संगठनात्मक संघर्ष में कि एक्सेप्ट करो कॉन्फ्लिक्ट को। ठीक। अब देखो पहले क्या था कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तो खत्म, मतलब गलत है, नकारात्मक है, हार्मफुल है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है ह्यूमन रिलेशन के आने से कि भैया कॉन्फ्लिक्ट को एक्सेप्ट करो। ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं कह सकते कि आप जो है ये गलत है। इस ये कॉन्फ्लिक्ट को इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मानता है
ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जब जब दोनों लोग एक समान लेवल पे किसी तरीके से पहुंच रहे हैं तो तभी कॉन्फ्लिक्ट हो पाता है। तो मतलब अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं भी हो रहा, सामने वाला खाली जो है चुपचाप भेड़ की तरीके से या फिर गधे के तरीके से जो है जो भी बात कही जा रही है वो मानता जा रहा है, तो वो भी बहुत गलत है। ठीक है ना। और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट होना भी बहुत गलत है, लेकिन ये कह रहे हैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, अनलाइक द ट्रेडिशनल अप्रोचेस, जैसे कि था एंड मे नॉट बी इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे ट्रेडिशनल पारंपरिक वाले में क्या था कि इंपॉर्टेंट ही नहीं है बल्कि गलत है एक तरीके से। तो अप्रोच जो ह्यूमन रिलेशन का था वो डज नॉट लीव कॉन्फ्लिक्ट एज ए निगेटिव और डिस्ट्रक्टिव, ये कॉन्फ्लिक्ट को निगेटिव और डिस्ट्रक्टिव नहीं मानते, रादर ये ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट को बेनिफिशियल मानते हैं इंडिविजुअल व्यक्तिगत के लिए, किसी ग्रुपों के लिए और ऑर्गेनाइजेशन इन जनरल। ठीक समझ में आ गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार इस पर क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार आने की जरूरत है, इसलिए मैं थोड़ा इसको डिटेल समझा रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ समझ में आ जाए, बिल्कुल कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, विद टाइम एंड फर्दर स्टडी इन द फील्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पीपल बिगिन टू एक्सेप्ट कॉन्फ्लिक्ट एज एन इंटीग्रल एंड समवॉट पॉजिटिव एस्पेक्ट। ठीक, अब इसको जो है टाइम के साथ में क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट को, संघर्ष को लोग जो है एकीकृत मानने लगे कि संगठन में हो गई होगा और पॉजिटिव एस्पेक्ट मानने लगे। अब एक और जो दृष्टिकोण है इसमें आपका, वो ये कहता है कि जो कन्वर्जेशनल अप्रोच है, ठीक है ना, जो कन्वर्जेशनल अप्रोच है, बातचीत का जो दृष्टिकोण है उस मतलब इस अवधारणा का विस्तार करता है क्या कि कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए और बल्कि पॉजिटिव होगा और इसको और बढ़ाओ। कॉन्फ्लिक्ट मतलब लोग होना, जैसे कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी में कि डिबेट और डिस्कशन होना जरूरी है और डिसेंट ना हुआ जिस डेमोक्रेसी में, वो डेमोक्रेसी फल फूल नहीं रही है, मतलब मैच्योर नहीं हुई है। ठीक, और बल्कि जहाँ डिसेंट नहीं होता वहाँ कहते हैं डेमोक्रेसी नहीं, बल्कि जो है आपका डेस्पोटिक नेचर होता है, वो होती है डिक्टेटरशिप होती है। ठीक, तो वैसे यहाँ पे भी कह रहा है कि जो बातचीत का जो दृष्टिकोण है यानी कि कन्वर्जेशनल अप्रोच जो है वो इसको तो बल्कि बढ़ाने की बात करता है। ह्यूमन रिलेशन एक्सेप्ट करता है आपका कॉन्फ्लिक्ट को इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरह, और कॉन्फ्लिक्टिंग अप्रोच जो है, ठीक, जो संघर्षात्मक जो दृष्टिकोण है वो टेक्स द सेम कंसेप्ट एज ए स्टेप फर्दर। ठीक, अब ये जो अप्रोच जो ये वाला कॉन्फ्लिक्ट वाला, ये तो बल्कि इसको और अप्रोच को अच्छा मानता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। इट सर्च दैट फॉर ए ग्रुप ऑन गोइंग मिनिमल लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर नेसेसरी एंड बेनिफिशियल, कि मतलब कुछ छोटे मोटे लेवल के जो कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी भी है, चल रहे हैं और ये अनिवार्य है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, आपके बेनिफिशियल भी है। इट इज़ द इंटरैक्शनिस्ट, ठीक है ना, ये यहाँ पे देखो एक नई चीज़ आ गई, जो इंटरैक्शनिस्ट जो होती है अप्रोच होती है, मतलब एक दूसरे से इंटरेक्ट करने वाला अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशन में और ग्रुप में, विद नो कॉन्फ्लिक्ट इज़ मोर लाइकली टू बी स्टेबल, नॉन रेस्पॉन्सिव, इनफ्लेक्सिबल और इनएप्ट। अगर ये कह रहा है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं रहा है तो वो स्थिर तो हो सकता है लेकिन वो नॉन रेस्पॉन्सिव होगा। मतलब आपने मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने कोई बात कही या फिर कोई चीज़ कहा तो वहाँ पे हो सकता है उसकी बात ही ना सुनी जाए, इनफ्लेक्सिबल हो, बहुत ज़्यादा रिजिड होगा, इनएप्ट होगा, मतलब कोई भी आपके ग्रीवांस को ख़त्म करने की उसके अंदर ताकत ही नहीं होगी। ठीक, इसी तरीके से देखिए अब यहाँ पे क्या है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड की चीज़ें बताई गई हैं, डिसएग्रीमेंट या फिर डिफरेंस। ठीक, मतलब आपका जो है समझौता जो है वो आपका क्या हो रहा है, वेतन, काम की स्थिति में, रोजगार की अन्य शर्तों जैसे मुद्दों पर प्रबंधन और श्रमिकों के बीच मतभेद औद्योगिक विवाद कहलाता है। ठीक, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसको बोलते हैं कि आप डिसएग्रीमेंट, समझौता आपका नहीं माना जा रहा है और आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जो भी आप सोचते हो या फिर मैं सोचता हूँ उसमें मतलब सोच वो सेम नहीं है, डिफरेंस है उसमें ओपिनियन में, किसके किसके बीच में समझ लेना, प्रबंधन और कामगार के बीच में, वर्कर और प्रबंधन के बीच में किसी भी इश्यूज़ पे, चाहे वो वेतन हो, वर्किंग कंडीशन हो और अदर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, तो इन सबको क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोलेंगे। ठीक, तो अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की आप डेफिनेशन पूछी तो कर लोगे ना क्वेश्चन। तो अब देखो अगला क्या कह रहा है कि आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो हमारा आया उसके सेक्शन 1947 में, उसका सेक्शन 2 सब क्लॉज के जो है वो डिफाइन करता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है। इसमें बोलता है कोई भी डिस्प्यूट या फिर डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में हो जाए, नियोक्ताओं के बीच में, या फिर नियोक्ताओं और वर्कमैन के बीच में हो जाए, और या फिर वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में हो जाए, विच इज़ कनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट, जो कि रोजगार से संबंधित है या फिर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है या फिर कंडीशन ऑफ लेबर से संबंधित है, एनी पर्सन, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे इन्होंने जो है ये बताया है
कि कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट में क्या फ़र्क है। अभी तो हम लोग कन्फ्लिक्ट देख रहे थे ना, अब डिस्प्यूट समझ लेते हैं। ठीक, समझ रहे हैं। तो कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट में अगर कंपेरिजन आपको पता लग गया तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो देखो, कन्फ्लिक्ट जो है अनअवॉइडेबल है, मतलब ये तो होगा ही होगा। ये क्या कर बताता है डिस्प्यूट, कि कुछ समय के लिए काम जो है बाधित हो गया, स्टॉप हो गया। ये जनरल है, ये स्पेसिफिक है। डिस्प्यूट किसी निर्दिष्ट चीज़ पे हो सकता है, ठीक, किसी एक पहलू पे हो सकता है। जनरल ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि पूरे इंडस्ट्रियल उसमें जो है जनरल किसी इशू पे भी हो सकता है। इंडिविजुअल डिस्प्यूट है, इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। समझना मेरी बात, ये इंडिविजुअल डिस्प्यूट भी हो सकता है, ये इंडस्ट्रियल पूरी इंडस्ट्री के हिसाब से है। और इसको जो है मतलब अगर डायरेक्टली अगर स्टेटमेंट में पूछ ले तब भी आपका लेना है, अगर आपने इसको पढ़ रखा है और कई बार वीडियो देख लिया है तो। डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल वर्कर एंड एम्प्लॉयर, ठीक है ना, इंडिविजुअल वर्कर और एम्प्लॉय के बीच में हो रहा है तो वो कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा। और यहाँ पे क्या है, डिस्प्यूट बिटवीन मस्ट बी सच वुड अफेक्ट सच वेजेस, बोनस, अलाउंस, पेंशन, पीएफ, हॉलीडे एंड सो ऑन। ठीक, अगर आपका वेतन हो गया, बोनस हो गया, इन सब पे मतलब देख रहे हो किसी स्पेसिफिक चीज़ पे अगर हो रही है डिस्प्यूट तो वो जो है आपका डिस्प्यूट कहलाएगा। ठीक, इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है आपका, स्पेसिफिक उस पर है, वेजेस पे ये वो। ठीक, और यहाँ पे क्या है कि इंडस्ट्रियल वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में हो रहा है तो भैया मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक, यहाँ पे ये नहीं कहते हैं कि भैया किसी एक वेतन के मामले पे हुआ या फिर बोनस नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे ये दोनों लोग के बीच में हुआ कुछ भी डिस्प्यूट तो उसको कॉन्फ्लिक्ट बताया जाता है। ठीक है ना। औद्योगिक विवाद के प्रभाव, अब कर्मियों पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, नियोक्ताओं पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, हित धारकों यानी कि स्टेक होल्डर्स या फिर अर्थव्यवस्था को क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझ लेते हैं आसान भाषा में। देखिए, पर्सनल यानी कि जो काम हम कर रहे हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव है भैया, उनका वेतन। स्ट्राइक शुड बी लीगली, वेज मस्ट बी पेड ड्यूरिंग स्ट्राइक, स्ट्राइक जब चल रही तभी वेज देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये सब देखा जाएगा। साथ ही साथ इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ पे क्या वो पड़ता है आपका इम्पैक्ट। ठीक, नियुक्त एम्प्लॉयज़ नहीं, यहाँ पे एम्प्लॉयर होगा, तभी मैंने चेक किया इसको। नियोक्ताओं पे क्या पड़ता है कि वर्क भैया बाधित हो गया है, प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता जो है वो खतरे में आ गई, कम हो गई है। और जो है वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है, टाइम का वेस्ट हो रहा है, डिक्लाइन इन सेल एंड प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर इन इकोनॉमी, स्टेक होल्डर कौन हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं आपके, बाकी लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने पैसा या इन्वेस्टमेंट लगाया है, बैंक्स भी हो सकते हैं। साथ ही साथ पूरी अर्थव्यवस्था भारत में अगर कहीं पे मान लीजिए किसी कंपनी में जो है काम होना बंद हो जाए, कुछ हो जाए, तो लेबर एम्प्लॉयर पहले तो सबसे पहले तो ये लोग इफेक्ट होंगे। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि बैंक जिन्होंने पैसा दिया था उनके जो लोन थे वो धीरे धीरे एनपीए होने चले जाएंगे। ठीक है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और धीरे धीरे क्या होगा, अगर ये चीज़ नहीं रोकी गई तो पूरी अर्थव्यवस्था पे भी फर्क पड़ सकता है। ये चीज़ तो समझ में आ रही ना, करेक्ट कर पा रहे हो। तो वैसे ही कि वेस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक, कहीं से पता चला आयरन और आपने निकाला, या फिर जो है कॉटन की कंपनी थी, इंडस्ट्री थी मान लीजिए, कपड़े बनाने की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी, तो वहाँ पे आपने कॉटन लिया लेकिन वहाँ पे सड़ रहा है धीरे धीरे, और वो जो है फिर उसको कपड़े में आप चेंज ही नहीं कर पाए, तो क्या हो रहा है, वेस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स हुआ ना। फिर रिवर्स इम्पैक्ट ऑन नेशनल प्रोडक्टिविटी एंड नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम जो है हर किसी एक वित्तीय वर्ष में निकालते हैं, उस वर्ष में वो चीज़ नहीं जुड़ पाई तो हो सकता है ये निगेटिव हो जाती है ना, मंदी उंदी आ सकती है जैसे आजकल चल रही है, ये वाली बात है। अब देखिए इसके आगे जो है ये मैंने कई बार बताया, फिर से एक तरीके से अब आपका सिर्फ रिवीजन हो रहा है कि जाते आते जो है इस वीडियो सीरीज़ को अगर आपने पूरा देख लिया तो फिर आपको और कुछ भी नहीं करने की, बस वीडियो चलाना है चुपचाप कमरे में बैठ के उसको ईयरफोन लगा के देखते चले जाओ, एक ही चीज़ समझ में आ जाएगी, मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, अब ये अभिव्यक्ति जो है कैसे दिखती है स्ट्राइक कॉन्फ्लिक्ट की, स्ट्राइक के रूप में और लॉकआउट पे। सिंपल सीधी सी बात क्या है, कई बार बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि लॉकआउट करता है कौन, आपका एम्प्लॉय यानी कि नियोक्ता, और स्ट्राइक करता है कौन, आपका एम्प्लॉयज़ करते हैं या फिर कामगार करते हैं या फिर वर्कमैन करते हैं, उनकी तरफ से ट्रेड यूनियन भी करते हैं। ठीक, तो ससेशन ऑफ वर्क मतलब वर्क को रोक देना, पर्सन जो भी काम कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री में। ठीक, और इनका जो रिफ्यूज़ल है अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ पर्सन हु आर हैव बीन सो एम्प्लॉयड टू कंटिन्यू वर्क टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमारे वर्किंग आवर्स ठीक नहीं है, हमारे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी नहीं है, किसी भी मुद्दे पर नाराज़ हो गए, उनकी बात नहीं मानी जा रही है, नहीं सुन रहा है नियोक्ता, तो वो लोग स्ट्राइक करते हैं। और स्ट्राइक जो है इलीगल नहीं होती, ध्यान रखना। ठीक, और इसके बाद क्या है आपका लॉकआउट होता है। लॉकआउट क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट है ऑफ कोर्शन, मतलब ज़बरदस्ती आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयर के द्वारा होता है, नियोक्ताओं के द्वारा, कि आप कुछ समय के लिए उसको बंद कर देते हो, कंपनी वो जो है कि चलो अच्छा काम ही बंद करो, आप नहीं काम करना चाहते हो हम भी बंद कर दे रहे हैं, देखते हैं कि मतलब बिना मतलब दोनों लोग एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इन्होंने कहा तो ये मान गया तो बस हर बार ये मानते रहे।
तो कॉन्फ्लिक्ट यही तो होता है, कभी उसको लगता है कि हम क्यों दबे हैं, या फिर उसको लगता है कि हम अच्छे हैं, हम ज़्यादा हम चला रहे हैं। तो दोनों लोग अपने अपने पैतरे इनके पास हैं अपनाने के। अब देखिए जो सेक्शन 2 ऑफ सब क्लॉज 1 है किसका, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का, उसमें ये कहता है टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सस्पेंशन ऑफ वर्क, रिफ्यूजल बाई एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाई हिम। ठीक, देखिए टेम्परेरी, ये नहीं है कि परमानेंट बंद कर दिया, उसके लिए तो नोटिस देनी पड़ती है। कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर जो है बिना नोटिस दिए वो नहीं चेंज कर सकता। अच्छा बताइए कितने दिन का नोटिस दिया था, ये मैंने अभी जो लेबर कोड वाले जो आए हैं उसमें पूरी चीज़ बताई। उस वाली सीरीज़ आपने पूरी देख ली है कि नहीं देख ली, नहीं देख ली तो जरूर देख लीजिएगा। टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ प्लेस एम्प्लॉयमेंट वाली कर देता है, सस्पेंशन ऑफ वर्क कर देता है, कुछ टाइम के लिए काम धंधा कुछ नहीं होगा। ठीक, एम्प्लॉयर के द्वारा होता है, और टू कंटिन्यू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाई हिम, ताकि मतलब वो जितने लोग चाहे उतने लोग को अभी रोक सकता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेबर कोड से संबंधित यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक, चलिए इसको जो है अगले पार्ट में करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, जितनी भी जुडिशियल बॉडी हैं या फिर जो भी एजुडिकेशन करने वाली बॉडीज़ हैं, ठीक, आपका कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, ये सारी चीज़ें इसको एक साथ देख लेंगे कि भैया अब डिस्प्यूट हो चुका है, कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, अब इसको जो है सुधारा कैसे जाए, इस पे जो है न्याय कैसे किया जाए। तो ये वाला इसका अलग से ही पार्ट ही बना लेते हैं, अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो या इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वाले पार्ट को। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।